हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुनते हुए आए हैं कि लड़ाई झगड़ा कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। जाहिर सी बात है, इसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता है, फिर वो चाहे दो लोगों के बीच हो या दो देशों के बीच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि कैसे युद्ध यानी कि लड़ाई किसी देश या साम्राज्य को बर्बाद कर देता है। जी हाँ, इसमें हम बात करने वाले हैं आज ओटोमन एम्पायर की, जो कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले काफ़ी ताकतवर हुआ करता था। आइए एक बार इसकी हिस्ट्री पे नज़र डालते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान तुर्की का एक ड्रामा बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसको कुछ लोगों ने देखा भी होगा। इसका नाम है ड्रिलिस एर्तुगरुल। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक छोटे से कबीले के लोग अपनी ईमानदारी और लोगों के साथ न्याय करते हुए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे एक एम्पायर खड़ा कर देते हैं, जिसे बाद में ओटोमन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस ड्रामे के सारे पहलुओं से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि किसी भी ड्रामा या सीरीज़ को बनाते टाइम हर प्रोडक्शन कंपनी की ये कोशिश होती है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाया जाए, जिसके चलते उसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें ऐड कर दी जाती हैं जिसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं होता है। दोस्तों, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे ओटोमन एम्पायर के टूटने के बाद एक देश वजूद में आता है, जिसे हम आज तुर्की के नाम से जानते हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आज का जो तुर्की है वो पहले कैंटोन बाजेंटाइन एम्पायर के हाथों में हुआ करता था। इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ ये है कि इस्लाम के उदय के समय से ही बाजेंटाइन एम्पायर से मुसलमानों का काफ़ी टकराव देखने को मिलता है। एम्पायर में अपने सरहदों पर एक और पॉलिटिकल पावर को खड़ा होता देख काफ़ी एजिटेशन रहती थी। हालांकि समय गुजरता गया और एक दिन ऐसा आया कि देखते ही देखते 1453 यानी कि 1453 में मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे विजय प्राप्त कर ली, जो कि उस समय बाजेंटाइन एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। हालांकि ये पहली ही बार में मुमकिन नहीं हुआ, इससे पहले कई बार कॉन्स्टेंटिनोपल पे विजय के असफल प्रयास हुए। कॉन्स्टेंटिनोपल का गिरना मुसलमानों के लिए बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि अब तक की उनकी ये सबसे बड़ी जीत थी और इस जीत का सेहरा बंधा तुर्क सुल्तान मेहमद टू के सर। इसके बाद से ही ये देखा गया कि दुनिया भर में काफ़ी पॉलिटिकल चेंजेस आए और ये चेंजेस वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले तक जारी रहे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि ओटोमन एम्पायर को जर्मन अलायंस के साथ लड़ते हुए काफ़ी बुरी हार का सामना करना पड़ा और इस तरह से ओटोमन एम्पायर का पतन शुरू हो गया। तो एग्जिस्टेंस में आता है तुर्की। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि तुर्की का ओटोमन एम्पायर के समय से ही अपने पड़ोसियों ग्रीस, साइप्रस, सीरिया, कुर्दिश, इजिप्ट, लीबिया जैसे देशों से काफ़ी विवाद रहा है और सबसे बड़ा टकराव इसका इजराइल और यूएसए से देखने को मिलता है। मसलन हम समझ सकते हैं कि तुर्की का ग्रीस के साथ एशियन सागर में क्षेत्रीय दावों को लेकर, हवाई और समुद्री सीमाओं को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। इसी तरह साइप्रस द्वीप को लेकर दोनों के बीच काफ़ी विवाद रहा है। तुर्की हमेशा से सीरियाई संघर्ष में शामिल रहा है। पहले तो इसने असद शासन के विरोध करने वाले विभिन्न समूहों का समर्थन किया। बाद में तुर्की का ध्यान उत्तरी सीरिया में कुर्द समूहों से लड़ने पर केंद्रित हो गया, जिससे कुर्द बलों और सरकार दोनों के साथ तनाव पैदा हो गया। यूँ तो तुर्की के अपने पड़ोसियों से विवादों की लंबी लिस्ट है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर जो कि तुर्की के डेवलपमेंट में काफ़ी बाधा पैदा करते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक साइट कर दिया है, आप वहाँ जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे और बात करते हैं पूर्वी भूमध्य सागर की, जहाँ पर समुद्री सीमाओं और ऊर्जा संसाधनों को लेकर तुर्की, साइप्रस, ग्रीस और मिस्र जैसे देशों में काफ़ी तनाव पैदा हो गया है। बात आती है यूएसए की। हम सभी जानते हैं कि तुर्की नाटो का एक मेंबर है। बावजूद इसके रशिया की S-400 मिसाइल, रक्षा प्रणाली की खरीद और सीरिया में सैन्य कार्रवाई के कारण इसके अमेरिका के साथ टकराव देखने को मिलते हैं। ये केवल कुछ उदाहरण हैं जिससे तुर्की की भू राजनीतिक स्थिति और क्षेत्रीय हितों ने अक्सर इसे विभिन्न देशों के साथ जटिल संबंधों में डाल दिया है। स्थिति तेज़ी से बदल सकती है, इसलिए मैं आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए सलाह दूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जानकारी लें।
दोस्तों, बात आती है प्रतिबंधों की। इसी कड़ी में हम बात करेंगे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन डिस्प्यूट की, जिसमें तुर्की को मेडिटेरियन सी में ड्रिलिंग और एक्सप्लोरेशन से प्रतिबंधित किया गया है, जिसका तुर्की की इकोनॉमी पे काफ़ी गहरा असर हुआ है। इसके साथ ही पश्चिमी देश तुर्की पर ह्यूमन राइट वायलेशन, प्रेस फ्रीडम और मिनॉरिटीज़ के साथ इसके बिहेवियर को लेकर काफ़ी हमलावर रहते हैं, लेकिन तुर्की इन सब को नकारता रहा है। दोस्तों, वजह कुछ भी हो, पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए ये प्रतिबंध तुर्की के पर कतरने के लिए काफ़ी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पॉलिटिकल सेंटर्स में चेंजेस आएँ और तुर्की पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, जिससे तुर्की एक मजबूत राष्ट्र बन के उभर सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वाइडली शेयर करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।